नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। संसद में स्पीकर की कार्यशैली को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। विवाद कई बार हो रहा है, लेकिन लगातार हो रहा है और उस पर स्पीकर की कार्यशैली पर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और न ही विरोध करने वाले विपक्षी नेताओं का। कल जिस तरह से स्पीकर ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लेकर टिप्पणी की और उन्होंने लोगों को अनुशासन का पाठ पढ़ाया, उसको लेकर एक बार फिर उनकी ओर उंगली उठ रही है कि आखिर विपक्ष के नेताओं से वो चाहते क्या हैं और किस तरह से वो सदन को चलाना चाहते हैं। इसे लेकर काफी चर्चाएं हो रही हैं। विपक्ष के कई नेताओं ने लोकसभा स्पीकर से मुलाकात भी की, 70 से ज्यादा सांसदों ने। हालांकि उसके बाद भी सांसदों का कहना था कि उनकी ओर से कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला इस मुद्दे पर। एक बार फिर सदन की कार्यवाही तो चल रही है, लेकिन इस मुद्दे पर स्पीकर ओम बिरला घिरे नजर आ रहे हैं कि वो विपक्ष के सांसदों के साथ भेदभाव करते हैं, पक्षपात करते हैं। ये आरोप उनके ऊपर लगातार लग रहे हैं और बोलने नहीं देते, आवाज बंद कर दी जाती है, दबा दी जाती है। पहले तो बोलने का मौका नहीं देते और जब बोलने भी लगते हैं विपक्षी सांसद तो उनकी आवाज को दबा दिया जाता है। इस तरह के आरोप एक दो बार नहीं, कई बार लग चुके हैं और न सिर्फ इस लोकसभा में बल्कि पिछली लोकसभा में भी ओम बिरला ही स्पीकर थे, तब भी इस तरह के आरोप लगातार लगते रहे उनके खिलाफ। और न सिर्फ उन्हीं के खिलाफ बल्कि राज्यसभा में भी सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ भी ये आरोप लगातार लगते रहे हैं। अब राहुल गांधी को लेकर उन्होंने टिप्पणी की। हालांकि उनकी टिप्पणी सभी सांसदों को लेकर थी, लेकिन उन्होंने खास तौर पर लीडर ऑफ अपोजिशन का नाम लिया और उस मुद्दे पर एक बार फिर विपक्षी सांसद नाराज नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी भी बाहर निकलकर बहुत हैरान थे कि आखिर ना जाने किस बात पर वो चाहते क्या हैं और किस तरीके से वो कहना क्या चाह रहे हैं, किस मुद्दे पर नाराज हो गए। हमने तो कुछ कहा ही नहीं। एक बार सुनते हैं क्या कह रही हैं प्रियंका चतुर्वेदी, शिवसेना की नेता, राहुल गांधी को लेकर जो टिप्पणी की स्पीकर ने और उसके बाद उन्होंने कल सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी। Let me speak. What was extremely unfortunate and has become almost a repeat narrative from the BJP. Whenever they don't want the House to function, they come up with most ridiculous charges. We've seen this happen a number of times. Like even last time when the House got adjourned, both the houses got adjourned. Nobody knew the reason why. In this particular case, for the Speaker to come out and read a statement, which is, I think, which was probably prepared by the Bharatiya Janata Party, was so unfortunate. And I think after every time you make a charge, there should be a right to respond. And he's a leader of opposition. He has every right to respond. You cannot just read a statement and just adjourn the House. So what is happening is unfortunate. What is also happening is we're seeing how the Bharatiya Janata Party continues to play with constitutional positions, continues to hold power over constitutional positions, to hit back at its opposition. So it is nothing but mere targeting over frivolous charges with frivolous statements coming right from the Speaker. तो जो कुछ भी हो रहा है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हो रहा है, ये प्रियंका चतुर्वेदी का कहना है, शिवसेना की सांसद हैं और साफ तौर पर विपक्षी सांसदों का कहना है कि उनको बोलने नहीं दिया जाता है और स्पीकर किस तरह से अनुशासन मेंटेन करना चाहते हैं ये उन्हें बताना चाहिए, क्योंकि सत्ता पक्ष के सांसदों के साथ उनका रवैया बिल्कुल अलग रहता है और विपक्ष के सांसदों के प्रति रवैया उनका बिल्कुल अलग रहता है। कई बार ये देखने में भी आया है अमलेंदु जी की बॉडी लैंग्वेज अगर स्पीकर की देखी जाए तो सत्ता पक्ष के सांसद और मंत्री अगर बोलते रहते हैं तो बिल्कुल उनका चेहरा खिला हुआ नजर आता है। राहुल गांधी इस बात का जिक्र भी कर चुके हैं कि जब मैं उनसे मिलने जाता हूं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और होती है, लेकिन प्रधानमंत्री से मिलते समय उनकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और होती है। इस तरह के अनुशासन, इन स्थितियों में कैसे वो अनुशासन बना पाएंगे? और जाहिर सी बात है कि अनुशासन बनाए रखना उनका काम है, लेकिन इसके लिए न केवल सांसदों को बल्कि उनको भी कुछ सीखने की जरूरत है। ये वो महसूस कभी करते दिखाई नहीं पड़े। हाँ, ये कभी महसूस करते दिखाई नहीं पड़े। बिल्कुल सही कहा आपने समीर जी। और अपना आचरण स्वयं जो है, जो स्पीकर हैं उनको भी सुधारना चाहिए कि आप विपक्ष के साथ किस तरीके का व्यवहार करते हैं, किस भाषा का आप इस्तेमाल करते हैं। और शुरू में ही वो जो दीपेंद्र हुड्डा से उनकी हुक हो गई थी, एकदम शुरू में, बिल्कुल पहला दूसरा ही दिन था। उनका बैठाने का, रोकने का तरीका भी ऐसा होता है कि जैसे हेडमास्टर स्कूल के, जैसे कोई बड़ा बाहुबली जो वगैरह, बैठ जाओ खामोश, ये इस टोन में उनकी बात होती है। तो अपना टोन जो है ओम बिरला साहब को
सुधारना होगा। नहीं, ये ज्ञात होना चाहिए कि आप इस मतलब जो सदन है इसकी बहुत उच्च परंपराएं हैं और उन परंपराओं का आपको पालन करना चाहिए। यहाँ एक से एक अच्छा लोकसभा स्पीकर बैठा है। सबसे घटिया स्पीकर अब तक के अगर कोई हुए हैं तो वो ओम बिरला है, और शायद इनसे ज़्यादा घटिया और होगा भी नहीं कोई। इस बात को लेकर लगातार उनकी आलोचना हो रही है और पिछले, जैसा हमने बताया कि पिछली लोकसभा में भी आलोचना होती रही, बावजूद इसके वो बनाए गए स्पीकर इस बार, हालांकि ये माना जा रहा था कि शायद ना बना पाए सरकार उनको, बीजेपी उनको ना बना पाए, लेकिन बनाने में कामयाब रही, बावजूद इसके कि उसके पास बहुमत नहीं था, लेकिन सहयोगी दलों ने उसमें मदद की। लेकिन उनके रवैये में, उनकी कार्यशैली में कोई बदलाव होता नहीं दिखाई पड़ रहा है। कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी को एक बार सुनते हैं, और कल की जो घटना है उसको लेकर सभी सांसद हैरान हैं। अमलेंदु जी जब 70 सांसद मिलने के लिए गए तो उसके बाद उन्होंने जो बता रहे थे गौरव गोगोई की, कहा कि आप लोग 15-20 मिनट बाद आइए, यानी बहुत झिड़कते हुए शायद उन्होंने कहा है। और बाद में गौरव गोगोई का यह कहना भी था कि जब हम लोग मिलने गए तो कोई सकारात्मक उनसे जवाब हमें नहीं मिला, हमने अपनी आपत्तियां, अपनी शिकायतें उनको दर्ज कराई, लेकिन उसको लेकर वो कोई बहुत गंभीर नहीं दिखाई पड़े। एक बार सुनते हैं प्रमोद तिवारी को क्या कह रहे हैं इस मुद्दे पर, स्पीकर और सभापति के बर्ताव को लेकर उनका क्या कहना है। डेमोक्रेसी जो है वो दिख नहीं रहा है संसद सत्र के दौरान। इन आरोपों को बीजेपी खारिज करती है, ये कहते हुए कि राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ देश को गुमराह करना चाहते हैं। राहुल गांधी को पूरा देश देखता है, सुनता है, लोकसभा का सीधा प्रसारण होता है, तो जो आंख से दिख रहा है उस पर बीजेपी तो आदतन झूठ बोलती है, इरादतन झूठ बोलती है, और झूठ बोलने वाली इसका नाम ही भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय झूठी पार्टी। राहुल गांधी को जिस तरह उन्हें नहीं बोलने दिया जाता, यही नहीं विपक्ष के किसी नेता को नहीं बोलने दिया जाता, ऐसा लगता है देश में लोकतंत्र नहीं रह गया है। यही स्थिति राज्यसभा में मैं रोज भुगतता हूं, हमारे नेता रोज भुगतते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक तानाशाह पार्टी हो गई है, इसे लोकतंत्र में विश्वास नहीं। राहुल जी ने जो कहा है मैं उसका समर्थन करता हूं और निंदा करता हूं भारतीय जनता पार्टी की, किसी और की नहीं, भारतीय जनता पार्टी के उसके इस व्यवहार पर कि लोकतंत्र में आवाज न सुनी जाए विरोध की। आप भी उच्च लोकतंत्र में आवाज नहीं सुनी जा रही है, और यही बात तो उठाई जाती है कि जब संसद में बोलने का अधिकार नहीं मिलेगा, बोलने का समय नहीं मिलेगा, तो फिर कहां विपक्ष की आवाज सुनी जाएगी। यह बहुत गंभीर बात है। कई मुद्दों पर, जब से बजट सेशन का यह दूसरा पार्ट चल रहा है, कई मुद्दों पर स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया गया, एक भी नोटिस की सुनवाई नहीं हुई, खारिज कर दिया गया। किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा के लिए बार बार कहा जा रहा है। राहुल गांधी ने चुनाव सुधार को लेकर, जो चुनाव आयोग पर और चुनावी प्रक्रिया पर जो संदेह जताए रहे हैं, आरोप लग रहे हैं, उस पर उन्होंने बात कही थी, और ऐसा लग रहा था कि स्पीकर ने शायद संज्ञान लिया है, उस पर चर्चा कराई जाएगी, लेकिन उस पर भी चर्चा नहीं हुई। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, लेकिन उन मुद्दों को उठाने की अनुमति नहीं मिलती है, उस पर चर्चा कराए जाने की अनुमति नहीं मिलती है। और शायद विपक्ष से यह उम्मीद की जाती है कि सत्ता पक्ष के लोग, मंत्री लोग जो कुछ भी बोले उसको आप चुपचाप सुन लीजिए, तब तो सदन की कार्यवाही बेहतर तरीके से चलेगी, अन्यथा अगर आप बोलने की कोशिश करेंगे तो कार्यवाही स्थगित कर दी जाएगी। इसी को लेकर नाराजगी है। एक बार सुनते हैं कल किस तरीके से स्पीकर ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया बिना किसी वजह के। माननीय सदस्यगण, आप सबसे अपेक्षा की जाती है कि आप सदन की मर्यादा और शालीनता के उच्च मापदंडों को बनाए रखें। सदन में मेरे संज्ञान में ऐसी कई घटनाएं हैं जब माननीय सदस्यों के आसन सदन की उच्च परंपराओं मापदंडों के अनुरूप नहीं है। इस सदन में पिता पुत्री, माँ बेटी, पति पत्नी सदस्य रहें। इस परिप्रेक्ष्य में मेरा नेता परिपक्ष से अपेक्षा है कि लोकसभा प्रक्रिया का संचालन नियम 349 के वर्णित सभा में पालनीय नियमों के अनुरूप सदन में आचरण व्यवहार करें, जो सदन की मर्यादा और प्रतिष्ठा के अनुरूप रहना चाहिए। मैं पुनः आग्रह करता हूं, इस सदन में विशेष रूप से प्रतिपक्ष के नेता से तो ये अपेक्षा की जाती है कि वो आचरण रखें। सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
ये सुना हम लोगों ने कि क्या है, क्या मैटर है, क्या कहना चाहते हैं। नेता प्रतिपक्ष के लिए उन्होंने एक हिदायत जारी कर दी और उसके बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। लोग भौचक रह गए कि आखिर हुआ क्या, क्या कहा गया है। हाँ बिल्कुल, लोग भौचक रह गए। खुद राहुल गांधी नहीं समझ पाए कि आखिर हुआ क्या है। और आपने देखा कि वो भावभंगिमा एक सेकंड के लिए राहुल गांधी और गौरव गोगोई और के सी वेणुगोपाल की तब कैमरा गया तो तीनों जो है भौचक रहे कि ये क्या रहा है ओम बिरला साहब। और जब तक राहुल गांधी ने कहा कि क्या आप कह रहे हैं, आपने मेरा नाम लिया, तब तक तो उनका 2 बजे तक के लिए स्थगित और उठकर चल दिए। मतलब आप किसी के ऊपर आरोप लगा दें और उसको बचाव करने का मौका भी न दें, ये तो जो न्याय का नैसर्गिक एक फार्मूला है उसके भी खिलाफ जाता है कि आपने उनका नाम लिया और उनको आपने बताया भी नहीं कि आपकी गलती क्या है। हाँ बिल्कुल, और गलती क्या है ये बताया नहीं। और ओम बिरला के ऊपर लगातार आरोप लगते रहते हैं और ये 70 सालों में पहली बार हुआ कि 146 सांसद जो एक साथ निलंबित कर दिए गए और उसके बाद तमाम कानून जो थे वो पास करा लिए गए। तो ये 70 सालों में पहली बार हुआ। तो ओम बिरला और जगदीप धनखड़ दोनों को लेकर जो बहुत सारे सवाल उठते रहते हैं। अब दोनों में कंपटीशन ये है कि कौन ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर सकता है और कितने निचले स्तर तक जाकर काम कर सकता है। तो इस मुद्दे को लेकर स्पीकर के साथ ही राज्यसभा में भी सभापति की जो कार्यशैली है उसको लेकर एक बार फिर विपक्ष हमलावर है। आपको बता दें कि इस घटना के बाद राहुल गांधी बाहर निकल कर आए, उन्होंने वही हैरान रह गए कि आखिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि उनके साथ अक्सर ये बर्ताव किया जाता है, बोलने नहीं दिया जाता। विपक्ष के दूसरे नेताओं के साथ भी इस तरह का बर्ताव किया जाता है। गौरव गोगोई को भी हम लोग सुनेंगे कि उन्होंने क्या कहा उस पूरे मैटर पर। और जब वो लोग इस मुद्दे पर मिलने गए स्पीकर से तो उनको पहले तो समय नहीं दिया गया और बाद में जब समय भी दिया गया तो कोई सकारात्मक उसका जवाब नहीं दिया गया। तो इस मामले में बुरी तरीके से विपक्ष के निशाने पर है स्पीकर ओम बिरला और उन पर जो आरोप है वो बेहद गंभीर आरोप है कि विपक्ष के नेताओं के माइक बंद करा दिए जाते हैं, उनको बोलने नहीं दिया जाता है। शिवसेना के सांसद संजय राउत को भी सुनते हैं क्या कहा है और राहुल गांधी को लेकर संजय राउत का क्या कहना है। यह महत्वपूर्ण बात है क्योंकि राहुल गांधी जिस तरीके से जब स्पीकर के सदन की कार्यवाही स्थगित करने के बाद बाहर आए तो वास्तव में ऐसा लग रहा था कि जैसे विपक्ष के नेता, एक बात और महत्वपूर्ण है कि विपक्ष के नेता के तौर पर किस तरह से आचरण करना चाहिए ये सीख तो दे रहे हैं, लेकिन विपक्ष के नेता को बोलने की भी अनुमति दी जानी चाहिए सदन में। इस बात का जिक्र नहीं कर रहे हैं स्पीकर और राहुल गांधी बाहर आकर वही कह रहे हैं कि मैं तो केवल महत्वपूर्ण मुद्दों पर बोलने की अनुमति चाहता हूं, लेकिन कभी बोलने की अनुमति दी ही नहीं जाती है। सुनते हैं संजय राउत को इस पूरे प्रकरण पर क्या कहा उन्होंने। पार्लियामेंट में बोला है कि इनको बोलने नहीं दिया जा रहा है। कांग्रेस एमपी ओम बिरला से भी मिले। देखो बात ऐसी है, लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी है, 100 से भी ज़्यादा 100 से भी ज़्यादा उनके एमपी और हम सब है, हमारे भी है। अगर ऐसे नेता को लोकसभा में स्पीकर बोलने नहीं देता और ये अपना आक्रोश व्यक्त करता है तो ये लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटे है। राज्यसभा में भी नेता प्रतिपक्ष खड़गे साहब यही बोल रहे हैं, लोकसभा में भी यही बात चल रही है। तो पार्लियामेंट आप क्यों चला रहे हो? विपक्ष की आवाज़ आप इस प्रकार से दबाओगे, उनसे बोलने नहीं दोगे। हर सांसद का यही आक्रोश है, विपक्ष हमें बोलने नहीं दिया जाता। विपक्ष का मतलब है लोकतंत्र की आवाज़। आप वही आवाज़ दबाओगे तो एक दिन पार्लियामेंट को आप लोग ताला लगाओगे। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात कही संजय राउत ने कि आखिर जब इस तरीके से सदन चलेगा, सदन का मतलब क्या रहेगा? क्या सदन को बंद कर देना चाहते हैं? वहां पर चूंकि जो भी सांसद है लोकसभा में खास तौर पर वो अपने क्षेत्र का जनप्रतिनिधि है, उनको वहां का प्रतिनिधित्व करता है, 20 लाख 25 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, उसकी बातों को वहां पर रखता है ताकि उसकी सुनी जाए और उस पर कोई कार्रवाई हो। लेकिन अगर वहां पर विपक्ष के सांसदों को बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा तब फिर इस संसद का औचित्य क्या रह जाता है? उन जनप्रतिनिधियों को अपने जो आते हैं वो अपनी जनता को क्या जवाब देंगे? ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और स्पीकर की ही भूमिका इसमें सबसे महत्वपूर्ण होती है। अभी 2 दिन पहले हम लोगों ने देखा अमलेंदु जी की जिस तरीके से राज्यसभा में दिखाई पड़ा कि वहां कार्यवाही शुरू होते ही संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू उस मुद्दे को उठाने लगे जोर शोर से और उनके साथ पूरा सत्ता पक्ष के लोग भी
भी शोर मचाने लगे, जो कि दूसरे राज्य का मैटर है, जिसको वहां पर बिना, जब तक उसका वहां का उस व्यक्ति, वो व्यक्ति वहां मौजूद नहीं है, उसकी बात वहां नहीं उठाई जा सकती है। लेकिन उसको उठाने की पूरी अनुमति दी गई और उस पर जब नेता प्रतिपक्ष बात करने लगे, जवाब देने के लिए खड़े हुए, तो उनको फिर तुरंत ही सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने। तो ये दोनों ही यहां पर स्पीकर और सभापति दोनों के ऊपर बार बार यही आरोप लगते हैं कि सत्ता पक्ष को वो पूरा मौका देते हैं, यहां तक कि जब विपक्ष के लोग बोलते हैं तो सत्ता पक्ष को हंगामा करने का भी मौका देते हैं। यह विपक्ष का आरोप है और इन आरोपों से लगातार घिरे हैं। ऐसे में सदन को चलाने के लिए विपक्ष के नेताओं को जब वो संसद की गरिमा और आचरण अनुशासन की बात करते हैं तो वास्तव में यह बहुत अजीबोगरीब लगता है। हाँ बिल्कुल, काफ़ी ज़्यादा अजीबोगरीब लगता है, चूंकि पहले तो वो खुद अपना आचरण सुधारें, तब दूसरों को आचरण की सीख दें। आपका आचरण क्या लोकसभा अध्यक्ष के लायक है? यहाँ की इस कुर्सी पर सोमनाथ चटर्जी बैठे हैं, बलराम जाखड़ बैठे हैं, सीएमसी बालयोगी बैठे हैं, पीए संगमा बैठे हैं, रवि राय बैठे हैं। ऐसे लोगों के आप पैरों की धूल के बराबर भी हैं ओम बिरला साहब? ये सवाल खुद से पूछिए कभी। सोमनाथ चटर्जी, अमलेंदु जी, पार्टी का उन्होंने ये माना जाता है कि आप उस पद पर बैठने के बाद उस पार्टी के नहीं रह जाते हैं, आपको ये स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन ओम बिरला साहब लगातार दूसरा कार्यकाल अपना कर चला रहे हैं, अभी भी शायद उस चीज से निकल नहीं पाए हैं कि वो पार्टी के कार्यकर्ता है कि नहीं है। हाँ बिल्कुल, अभी तक नहीं निकल पाए हैं कि पार्टी के कार्यकर्ता हैं कि नहीं है, और बिल्कुल पार्टी के प्रतिबद्ध कार्यकर्ता की तरीके से ही वे व्यवहार करते हुए नजर आते हैं। और ये लगातार आरोप लगते हैं। राहुल गांधी ने तो खुद कहा था कि जब आप मुझसे मिलते हैं तो आप यूँ करके मिलते हैं, जब प्रधानमंत्री से मिलते हैं तो यूँ करके मिलते हैं। तो राहुल गांधी ने ये कहा था और बीच सदन में कहा था। तो समझा जा सकता है कि उनके ऊपर किस तरीके गंभीर आरोप है। और सभी विपक्षी दल के सांसद जो लगाते, कल्याण बनर्जी ने तो बहुत तगड़ा प्रहार किया था कि साहब मैं तो कहीं देखता ही नहीं हूँ, आप ही की तब देखता हूँ मैं तो। और तो ये समझा जा सकता है कि कितने गंभीर आरोप ओम बिरला के ऊपर लग रहे हैं। जी बिल्कुल। और एक बार सुनते हैं कि राहुल गांधी ने क्या कहा था जब ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी, जो सांसदों को एक अनुशासन सिखाते हुए और बिना उनकी बात सुने हुए। उसके बाद जब बाहर निकल कर आए सदन से राहुल गांधी, जबकि राहुल गांधी उस समय सदन में मौजूद भी थे, उन्होंने जानना भी चाहा कि आखिर क्या हुआ है, लेकिन कुछ भी नहीं बताया स्पीकर ने, सीधे सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। बिल्कुल ऐसे कि बस अब बंद हो गया, चलो हम निकलो सब लोग बाहर। तो बाहर आकर राहुल गांधी ने क्या कहा मीडिया से, उसको भी सुन लेते हैं कि राहुल गांधी की क्या पीड़ा थी, राहुल गांधी की अपनी क्या व्यथा थी। बहुत व्यथित नजर आ रहे थे, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि किस अपराध की सजा दी जा रही है और उनका नाम लेकर वहां कहा जा रहा है कि आप लोग अनुशासन बनाए रखिए। I don't know what is going on, because after he said that, I said, look, as LOP, let me speak. Let me say what he just ran away. So I don't understand what is going on. This is no way to run the house, frankly. I mean, literally, speaker उठ के मतलब एकदम निकल गए, मुझे मतलब एक शब्द नहीं बोलने दिया। और पहले मेरे बारे में कुछ बोलना है, वो भी बिल्कुल पता नहीं क्या बोला, unsubstantiated। और फिर मतलब मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा कि देखिए मुझे बोलने दीजिए, आपने मेरे बारे में कुछ बोला है, घूम कर चले गए और कोई मतलब अर्जन कर दिया, कोई जरूरत नहीं थी। देखिए मुझे हाउस में जब भी मैं उठता हूँ, एक कन्वेंशन है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बोलने दिया जाता है। भैया ये माइक मेरे मुंह में पीछे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को एक कन्वेंशन है कि बोलने दिया जाता है। जब भी मैं खड़ा होता हूँ मुझे बोलने नहीं दिया जाता, ठीक है। तो पता नहीं मतलब ये किस प्रकार से हाउस चल रहा है, जो हम कहना चाहते हैं हमें कहने नहीं देते। सर, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर के खिलाफ भी प्रिविलेज नोटिस लेकर आए थे कि वो बनाना पड़ा है। आपके ऊपर कहा कि राहुल स्पिरिट मैंने कुछ नहीं किया है। सर उन्होंने ये कहा, मुझे बोलने दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं बिल्कुल शांति से बैठा था, मैंने एक शब्द नहीं बोला, ठीक है। और पिछले मतलब 7-8 दिन में मुझे बोलने नहीं दिया, मैंने कुछ नहीं बोला। आपको क्या स्पेसिफिक, मुझे बोलने दीजिए, मैं बोल रहा हूँ, मुझे इंटरप्ट मत कीजिए। तो ये एक नया तरीका है जहाँ डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन की जगह होती है और सरकार की जगह होती है। यहाँ पे ऑपोजिशन की जगह है ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ सरकार की जगह है। और हम
उस दिन प्रधानमंत्री जी ने कुंभ मेला के बारे में बोला। मैं अपनी बात जोड़ना चाहता था। मैं कहना चाहता था हाँ बहुत अच्छा है कि कुंभ मेला हुआ, और मैं बेरोजगारी के बारे में भी कुछ कहना चाहता था, नहीं बोलने दिया। तो अब पता नहीं मतलब स्पीकर की क्या थिंकिंग है, क्या अप्रोच है, बट सच्चाई ये है कि हमें नहीं बोलने दिया। और हम हमारी पार्टी विपक्षी मेन पार्टी है, मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूँ, तो ये बिल्कुल नॉन डेमोक्रेटिक स्टाइल से चलाया जा रहा है। तो लीडर ऑफ अपोजिशन तक को बोलने नहीं दिया जा रहा है। और ये जो जिक्र कर रहे थे राहुल गांधी, अमलेंदु जी, पूरे इस सत्र में हम लोगों ने देखा कि विपक्ष तमाम मुद्दों पर चर्चा की मांग कर रहा था। खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्त और अमेरिका के दूसरी बार राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से टैरिफ पर टैरिफ लादे चले जा रहे हैं तमाम देशों पर भी और भारत पर भी, उन सारे मुद्दों पर चर्चा के लिए मांग की जा रही थी। लेकिन प्रधानमंत्री आए भी तो अपने मन की बात करके वो चले गए, और उसके बाद नेता प्रतिपक्ष कुछ बोलना चाहे तो किस तरीके से स्पीकर ने उनको मना कर दिया था, और उन प्रधानमंत्री के बोलने के बाद उन्होंने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। तो अब लीडर ऑफ अपोजिशन तक को बोलने को नहीं दिया, अगर मौका दिया जा रहा है तो फिर सदन किस तरीके से चलाना चाहते हैं ओम बिरला, ये बहुत हैरानी की बात है और ये बहुत बड़ा सवाल है। हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर ओम बिरला किस तरीके से सदन को चलाना चाहते हैं, और क्या उनको लोकसभा अध्यक्ष अगर चुन लिया गया है तो उनको कोई डिक्टेटर चुन लिया गया है कि जो अपने मन से जैसे चाहेंगे चलाएंगे। सदन की एक परंपरा है, नियम है, उसके अनुसार चलेगा ना। फिर चाहे स्पीकर हो चाहे कोई, उन नियमों से बाहर तो कोई नहीं आ सकता, संविधान से बाहर तो कोई नहीं आ सकता। कुल मिलाकर समीर जी लगता यह है कि चाहे ओम बिरला साहब हो चाहे बीजेपी के और लोग हों, सब खुद को संविधान से ऊपर और नियमों परंपराओं से ऊपर दिखाना चाहते हैं, और ओम बिरला साहब का कृत्य भी इसी तरीके का दिखाई पड़ता है। जी बिल्कुल इस तरह से। और जब ये आरोप लग रहे हैं, राहुल गांधी ने भी कहा कि किस तरह से संसदीय परंपराओं को पूरी तरह से खत्म किया जा रहा है, और ऐसा लगता है कि ओम बिरला केवल सत्ता पक्ष के लिए स्पीकर हैं, उनका विपक्ष से कोई मतलब नहीं है। एक बार उस विजुअल को फिर देखेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से ओम बिरला ने अपनी बात कह दी, लीडर ऑफ अपोजिशन के ऊपर आक्षेप लगाए, लेकिन उनको बिना सुने ही उन्होंने सीधे सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। माननीय सदस्यगण, आप सबसे अपेक्षा की जाती है कि आप सदन की मर्यादा और शालीनता के उच्च मापदंडों को बनाए रखें। सदन में मेरे संज्ञान में ऐसी कई घटनाएं हैं जब माननीय सदस्यों के आचरण सदन की उच्च परंपराओं मापदंडों के अनुरूप नहीं है। इस सदन में पिता पुत्री, माँ बेटी, पति पत्नी सदस्य रहें। इस परिप्रेक्ष्य में मेरा नेता परिपक्ष से अपेक्षा है कि लोकसभा प्रक्रिया संचालन नियम 349 के वर्णित सभा में पालनीय नियमों के अनुरूप सदन में आचरण व्यवहार करें, जो सदन की मर्यादा और प्रतिष्ठा के अनुरूप रहना चाहिए। मैं पुनः आग्रह करता हूं, इस सदन में विशेष रूप से प्रतिपक्ष के नेता से तो ये अपेक्षा की जाती है कि वो आचरण रखें। सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। ये सीधे वो जानना ही चाह रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है, लेकिन ओम बिरला ने अपनी बात कही, मन की बात कही, और मन की बात कहने के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। यानी ऐसा लगता है जैसे लोकसभा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ओम बिरला, स्पीकर ओम बिरला, इन दो लोगों की मन की बात कहने के लिए बना हुआ है, और विपक्ष की बात को सुनने के लिए उसकी कोई जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं समझी जाती है उनकी निगाह में। हाँ, उनकी निगाह में कोई नहीं समझी जाती है। और समीर जी, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो भी अपने दर्शकों को हम बता दें, फिर इस पर भी चर्चा करते हैं। और खबर ये है समीर जी कि बिहार में नीतीश कुमार के जो बहुत नज़दीकी IAS अफसर हैं संजीव हंस, उनके पटना में 6-7 जगहों पर उनके उस पर ED की छापेमारी चल रही है इस समय जी। ये एक बड़ी खबर है कि नीतीश कुमार के बहुत नज़दीकी IAS अफसर संजीव हंस के 6-7 ठिकानों पर पटना में ED की तलाशी अभियान चल रहा है, और उन पर रिश्वतखोरी के आरोप में सरकारी अधिकारियों, इंजीनियरों के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। और खबर ये आ रही है कि आपत्तिजनक साक्ष्य बरामद किए जा रहे हैं और उन्हें जब्त किया जा रहा है। जाँच जारी है। ED के अधिकारी का एक मीडिया में वक्तव्य आया है। ये अमलेंदु जी, अभी कल ही NDA की बैठक हो रही है। NDA
एनडीए की बैठक में नीतीश कुमार तो नहीं गए, व्यस्त रहे होंगे, लेकिन क्यों नहीं गए ये नीतीश कुमार ही जानते हैं। और माना जा रहा था कि वहां पर सीट शेयरिंग के लिए, यानी बिहार में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसके लिए सीटों पर समझौते की बातें होंगी। कोई बात नहीं इस तरह की हुई। क्या ये दबाव की एक रणनीति है? क्योंकि पिछले दिनों जब नीतीश कुमार, ऐसा कहा जा रहा था कि वो अपना गठबंधन बदलने वाले हैं, यानी इंडिया गठबंधन के साथ जाने वाले हैं, तब भी कुछ अधिकारियों के यहां छापेमारी की गई थी, उसमें ये भी अधिकारी शामिल थे। क्या ये नीतीश के ऊपर दबाव बनाने की एक बार फिर कोई कोशिश है? हाँ बिल्कुल समीर जी, यही समझा जा रहा है कि ये नीतीश के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश है, क्योंकि कल जो एनडीए की बैठक हुई है संजय जायसवाल के घर पर, जो बीजेपी के सांसद हैं, उसमें जेपी नड्डा पहुंचे, उसमें चिराग पासवान पहुंचे, जीतन राम मांझी पहुंचे, आरएलपी के नेता उपेंद्र कुशवाहा पहुंचे, लेकिन जो जेडीयू के अध्यक्ष हैं नीतीश कुमार, वो नहीं पहुंचे उस बैठक में। तो इसको लेकर बहुत सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों नहीं पहुंचे नीतीश कुमार उसमें, ये भी सवाल उठ रहे हैं। तो अब ये देखा जाएगा कि क्या चल रहा है, लेकिन अब समझ में ये आ रहा है साफ तौर पर कि किस तरीके से वहां झगड़ा जो है वो चल रहा है एनडीए के अंदर। और कल जो था, हम उस पर भी आएंगे, बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि बीच में खबर आ गई तो इसलिए देना बहुत ज़्यादा जरूरी था कि वहाँ कई घटक दल जो हैं वो कह रहे हैं कि इस बैठक में सीट शेयरिंग पर कोई बातचीत नहीं हुई। जेपी नड्डा कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बैठक रही। कोई कह रहा है हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे, कोई कह रहा है नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, कोई कह रहा है कि हम 40 सीटें मांगेंगे। तो ये जिस तरीके से चल रहा है, तो ये एक घमासान जो है वो एनडीए में मचा हुआ है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन इसमें बड़ी खबर जो थी ये थी कि संजीव हंस के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है, और ये समझा जाता है कि नीतीश कुमार को दबाव में लेने के लिए किया जा रहा है। तो नीतीश कुमार के करीबी अधिकारी संजीव हंस के यहाँ ईडी की छापेमारी चल रही है, और यह बिल्कुल साफ है कि इसका मतलब नीतीश कुमार के ऊपर दबाव डालने की कोशिशें हो रही हैं। पहले भी इस तरह की कोशिश हो चुकी है जब नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में जाने की कोशिश में लगे हुए थे। अब क्यों ये छापेमारी हुई है, और छापेमारी की टाइमिंग, निश्चित रूप से छापेमारी की टाइमिंग बड़ी मायने रखती है, क्योंकि कभी भी एक राजनीतिक दलों के ऊपर ईडी, सीबीआई या इनकम टैक्स की जब छापेमारी होती है तो उसकी टाइमिंग बड़ी महत्वपूर्ण होती है। अभी कल ही छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के यहां पर छापेमारी हुई, सीबीआई की रेड पड़ी, कुछ दिन पहले उनके यहां ईडी की छापेमारी हुई थी। तो भूपेश बघेल के यहां छापेमारी की भी टाइमिंग बड़ी महत्वपूर्ण है। आने वाले दिनों में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होने वाली है, और उसकी जो उसमें ड्राफ्ट जो तैयार किया जाना है, उस ड्राफ्टिंग कमेटी में भूपेश बघेल भी है। तो शायद, और अभी पंजाब के का उनको प्रभारी बनाया गया है, तो भूपेश बघेल के यहां भी बार बार टाइम चुन चुन करके जब इन एजेंसियों की छापेमारी हो रही है, उसी के तहत अब एक बार दिखाई पड़ रहा है कि नीतीश कुमार के करीबी अधिकारी संजीव हंस के यहां अगर ईडी छापेमारी कर रही है तो जरूर इसके कुछ न कुछ राजनीतिक मायने होंगे। छापेमारी के पीछे कोई आर्थिक घोटाला, इस तरह का घोटाला होता है या नहीं होता है, यह जांच के बाद पता चलता है, क्योंकि इन जांच एजेंसियों की जो कन्विक्शन रेट है बहुत ही कम है, लेकिन उसके राजनीतिक मायने जरूर निकलते दिखाई पड़ते हैं, हमेशा दिखाई पड़ते रहे हैं, और एक बार फिर राजनीतिक मायने निकलते दिखाई पड़ रहे हैं बिहार में भी। हाँ, बिहार में भी समीर जी इसके राजनीतिक अर्थ है, साफ तौर पे समझा जा रहा है कि किस तरीके से वहाँ चीज़ें चल रही हैं, और किस तरीके से वहाँ जो है वो देखा जा रहा है कि चीज़ें वहाँ बढ़ती दिखाई पड़ रही हैं। तो इसका मतलब बिहार का चुनाव खुल चुका है, और शह और मात के खेल एनडीए के अंदर भी अब चल रहे हैं। जी बिल्कुल, और इसको लेकर एक बार फिर सदन में भी निश्चित तौर पर यह मुद्दा भी गरमाएगा। बार बार इस पर भी चर्चा की मांग की जाती है, चर्चा की अनुमति नहीं दी जाती है, लेकिन अभी तो स्पीकर और सभापति की भूमिका को लेकर जबरदस्त विवाद चल रहा है, और विपक्षी सांसद एकजुटता के साथ स्पीकर की कार्यशैली का विरोध कर रहे हैं। जिस तरीके से स्पीकर विपक्षी नेताओं के साथ करते हैं, उनको बोलने का मौका नहीं देते हैं, और अगर वो बोलते रहते हैं तो सत्ता पक्ष के लोग जब टोका टोकी करते हैं तो उसमें वो हस्तक्षेप नहीं करते, इस तरह के आरोप हैं। कल की घटना को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं विपक्षी नेता। एक बार हम लोग गौरव गोगोई को भी सुनेंगे, लेकिन एक बार संजय राउत को फिर से सुनते हैं, क्या कहा उन्होंने राहुल गांधी को लेकर जो टिप्पणी की स्पीकर ओम बिरला ने, और उस टिप्पणी के बाद उन्होंने सदन की कार्यवाही को भी स्थगित कर दिया। संजय राउत को सुनते हैं। सर, राहुल गांधी पार्लियामेंट में बोला है कि इनको बोलने नहीं दिया जा रहा है, कांग्रेस एमपी ओम बिरला से भी मिले। देखो, बात ऐसी है, लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी है, 100 से भी ज़्यादा, 100 से भी ज़्यादा उनके एमपी, और हम सब है, हमारे भी है। अगर ऐसे नेता को लोकसभा में स्पीकर बोलने नहीं देता और अपना आक्रोश व्यक्त करता है,
तो ये लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटे है। राज्यसभा में भी नेता प्रतिपक्ष खड़गे साहब यही बोल रहे हैं, लोकसभा में भी यही बात चल रही है। तो पार्लियामेंट आप क्यों चला रहे हो? विपक्ष की आवाज़ आप इस प्रकार से दबाओगे, उनसे बोलने नहीं दोगे। हर सांसद का यही आक्रोश है, विपक्ष हमें बोलने नहीं दिया जाता। विपक्ष का मतलब है लोकतंत्र की आवाज़। आप वही आवाज़ दबाओगे तो एक दिन पार्लियामेंट को आप लोग ताला लगाओगे। तो ये रवैया रहा तो एक दिन पार्लियामेंट में आप लोग ताला लगवा देंगे, ये कह रहे हैं संजय राउत। राज्यसभा सदस्य हैं, पॉलिटिशियन हैं और शिवसेना के नेता हैं। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के खरी खरी बात करते रहते हैं और बहुत साफ सुथरे तरीके से उन्होंने कहा कि अगर यही रवैया रहा तो फिर संसद की जरूरत ही नहीं रह जाएगी, संसद में ताला लग जाएगा। यानी संसद है किसके लिए? वो जनप्रतिनिधियों के लिए है जो अपने इलाकों से चुनकर आते हैं, जो वहां की जनता उन्हें चुनकर भेजती है। जब वो अपनी बात यहां पर नहीं रख पाएंगे तो फिर इसका औचित्य क्या रह जाता है, इसका मतलब क्या रह जाता है? फिर इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। जिस तरीके से विपक्ष की आवाज को दबाने का काम हो रहा है, विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है, सवाल उठा रहा है, उसके बावजूद उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं शत्रुघ्न सिन्हा, और उनको भी सुनते हैं क्या कहा उन्होंने स्पीकर की कार्यशैली को लेकर और राज्यसभा के सभापति की कार्यशैली को लेकर। शत्रुघ्न सिन्हा क्या कह रहे हैं? मैं कहूंगा कि बिल्कुल सही कहा राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ही हमारे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हैं, हम तमाम लोगों के लीडर हैं और वे बहुत ही सक्षम हैं, बहुत काबिल हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा करते हैं वो। तो राहुल गांधी को ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी जब बोलने की कोशिश कर रहे थे वो, प्रधानमंत्री जी जब बात कर रहे थे उसके बाद लीडर ऑपोजिशन को बोलना था, ऐसा लोगों का मानना था कि उनको बोलने दिया जाए, लेकिन उस वक्त भी बोलने नहीं दिया गया और आज भी नहीं बोलने दिया गया है। ये बहुत ही, मैं कहूंगा कि शर्मनाक है, ये गलत है, निंदनीय है। मैं स्पीकर साहब की बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन पता नहीं क्या दबाव या क्या दिखाई पड़ता है, क्यों ऐसा हो रहा है हमको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ये कब तक करेंगे आप, कब तक रोकेंगे? ऑपोजिशन में जहाँ एक से एक दमदार नेता है, चाहे ममता बनर्जी है, ममता बनर्जी के लोग हैं, अभिषेक बनर्जी हैं, सारे लोग हैं, हमारे प्रसून बनर्जी हैं, इतने बढ़िया बढ़िया लोग हैं, कल्याण है, शौकत राय हैं वहाँ पे। जून का तो कल सुनाई स्पीच ने, इतनी बढ़िया बढ़िया, उसी तरह कांग्रेस में एक से एक बढ़िया स्पीकर्स हैं, गोगोई हैं वहाँ पे। आपको जितना ये वो जो उनका पॉलिटिकल सेक्रेटरी है अपना केरला का वेणुगोपाल, कितना बढ़िया आदमी, कितना बढ़िया बोलता है। प्रेम बाबू है वहाँ इतने अच्छे। तो ये रोकने का ये कब तक चलेगा? यू कांट फूल ऑल द पीपुल ऑल द टाइम, हर बार ऐसा नहीं चलेगा। थैंक यू। बहुत शर्मनाक रवैया ये स्पीकर के लिए। अगर उस सदन के किसी सदस्य का कहना हो तो वो बहुत गंभीर बात है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन इस तरह का रवैया ठीक नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको अपनी भूमिका वहां पर जस्टिफाई करनी चाहिए कि वो किस तरह से पेश आ रहे हैं, खासतौर पर विपक्ष के सांसदों के प्रति। लेकिन यही शिकायत है कि विपक्षी सांसदों के प्रति बेहद भेदभावपूर्ण वाला रवैया रहता है, चाहे वो स्पीकर का रवैया हो ओम बिरला का या फिर सभापति, राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ का रवैया हो। दोनों की स्थिति यह है। जगदीप धनखड़ के लिए तो अविश्वास प्रस्ताव तक लाने की कोशिशें हो चुकी हैं, दो बार हो चुकी हैं। तो ये सारी चीजें हैं। इन स्थितियों में ये दोनों ही पीठासीन अधिकारी कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलेगी, जब आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि आप सत्ता पक्ष के लिए उनके फेवर में काम कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, ये आरोप जब लगता है तो सत्ता पक्ष में काम कर रहे हैं। इधर एक भी खबर ये भी है समीर जी की जो जयराम रमेश ने गृह मंत्री अमित शाह के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दिया था, उसको राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ साहब ने अस्वीकार कर दिया, उसको खारिज कर दिया। तो ये अभी की खबर एक बड़ी ये भी है कि अमित शाह के खिलाफ जो दिया गया था विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव, उसको उन्होंने खारिज कर दिया है जगदीप धनखड़ ने। और राहुल गांधी पर टिप्पणी जो की ओम बिरला ने, उसको लेकर विवाद काफ़ी ज़्यादा गहराता जा रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से तमाम तरीके के बयान आ रहे हैं, लेकिन इस मसले पर ओम बिरला ज़बरदस्त तरीके से घिरे हुए नजर आ रहे हैं। और हो सकता है कि विपक्ष ओम बिरला के खिलाफ भी उसी तरीके का कोई बड़ा एक्शन ले जिस तरीके का जगदीप धनखड़ के खिलाफ
एक्शन लिया गया था, वो अब पास हुआ नहीं हो, पारित हुआ नहीं हो, वो अलग का मसला है, लेकिन कम से कम एक मैसेज जाएगा कि ओम बिरला किस तरीके से वहां बैठकर भारतीय जनता पार्टी के स्वयंसेवक की तरीके से काम कर रहे हैं और लोकसभा अध्यक्ष की पद की मर्यादा जो है उसका तार तार कर रहे हैं। जी बिल्कुल, इस पूरे प्रकरण को लेकर जबरदस्त नाराजगी है विपक्ष के नेताओं में। विपक्ष के नेता लगातार आरोप लगाते ही रहे हैं सत्ता पक्ष के साथ मिलकर काम करने का, लेकिन जिस तरीके से वो विपक्ष को बिल्कुल बोलने का मौका नहीं देते हैं, विपक्षी नेताओं के खिलाफ आरोप लगाएंगे खुद और उनको सुनेंगे भी नहीं कि ये आरोप पर आपका क्या कहना है, उसको लेकर बहुत नाराजगी है। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है, जबकि नेता प्रतिपक्ष की हैसियत कैबिनेट मिनिस्टर के रैंक की होती है, उसको वो दर्जा वहां पर मिला हुआ है, लेकिन उसका नेता प्रतिपक्ष का ये अगर आरोप है कि उसको बोलने नहीं दिया जा रहा है, वो लगातार कोशिश कर रहे हैं तमाम मुद्दों पर कि उनको बोलने का समय मिले, मौका मिले, लेकिन नहीं दिया जा रहा है, तो इससे ज्यादा हैरानी की बात क्या हो सकती है। एक बार सुनते हैं लोकसभा में उपनेता गौरव गोगोई को क्या कह रहे हैं। चूंकि कल इस घटना के बाद 70 सांसदों का प्रतिनिधिमंडल गया था स्पीकर से मिलने के लिए। पहले उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया, लेकिन बाद में जब मुलाकात की भी तो कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला विपक्षी सांसदों को। गौरव गोगोई भी गए थे उस प्रतिनिधिमंडल में, क्या कह रहे हैं गौरव गोगोई, एक बार सुनते हैं उनको। जो संसदीय परंपरा है वो यही सिखाता है कि सदन जितना ही सत्ता पक्ष का है उतना ही विपक्ष का है, और बार बार विपक्ष, विशेष रूप से नेता प्रतिपक्ष, जब सदन में आते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, हर बार कोई नियम दिखाकर उनको अपना जो अधिकार है, जो लोगों के मुद्दों को उठाना चाहते हैं, बार बार उनको उनके अधिकार से वंचित किया जाता है। नेता प्रतिपक्ष हमारे संवैधानिक ढांचे में, हमारे संसदीय परंपरा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, लेकिन बार बार हम ये देख रहे हैं कि सदन के अंदर ऐसा एक माहौल आ जाता है कि सरकार के अगर कोई मंत्री हो, भाजपा के कोई विशेष सांसद हो, वो बस खड़े हो जाएं और उनका माइक चालू हो जाता है। वो बस खड़े हो जाएं और उनके लिए सारे नियम, सारे रूल बुक परे कर कर उनको जो अपनी राजनीतिक रोटी सेकनी है, जो उनको राजनीतिक आरोप लगाना है, उनको बोलने का अवसर मिलता है, खुली छूट मिलती है। कल भी एक हमने उदाहरण देखा, आज से 2 दिन पहले, जब हमने एडजर्नमेंट मोशन लाए दिल्ली हाईकोर्ट के जज पर, तो हमारा एडजर्नमेंट मोशन नकारा गया और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री जो अपने झूठे आरोप लगाना चाहते थे कर्नाटक के संदर्भ में, उनको बोलने का मौका दिया। एलओपी जब आते हैं, अपने पैर पे खड़े होते हैं, उनको बोलने का अवसर नहीं मिलता। संसद की इतिहास हमने भी देखी है। आदरणीय सुषमा स्वराज जी जब वो नेता प्रतिपक्ष थे, उनको क्या सम्मान, उस पद को क्या सम्मान मिलता था, हम देखते थे लोकसभा के अंदर। लेकिन आज भी हमने ये देखा कि राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष अपनी बात रखने के लिए खड़े हुए और आदरणीय अध्यक्ष महोदय उन्होंने तुरंत हाउस को अडजर्न कर दिया। नेता प्रतिपक्ष के पद का नाम का जिक्र किया और जब नेता प्रतिपक्ष खड़े हुए तो आप सबने देखा कि कैसे अध्यक्ष महोदय ने ये सब देखते हुए भी उन्होंने हाउस को अडजर्न करके 2 बजे तक कर दिया। इसका विरोध में कांग्रेस पार्टी के सारे सांसदगण हम गए, अध्यक्ष जी से मिले, हमने अपनी आपत्ति और जो संसदीय परंपरा का जो अवहेलना हो रहा है, नेता प्रतिपक्ष जैसे संवैधानिक पद का की जो गरिमा है, उसकी जो अवहेलना हो रही है, वो हमने जोर से उठाया। हम बार बार ये देख रहे हैं कि संसद में सरकार के द्वारा एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जिसमें नेता प्रतिपक्ष, विपक्ष और संसदीय परंपरा को धूल में मिलाने की कोशिश की जा रही है। अध्यक्ष महोदय
तो पूरी संसदीय परंपरा को नष्ट करने की कोशिश की जा रही है। बड़ा आरोप लगा रहे हैं गौरव गोगोई, और पूरी उन्होंने बात कही कि किस तरीके से नेता प्रतिपक्ष से लेकर पूरे विपक्ष को बोलने से वहां पर मना किया जा रहा है, रोका जा रहा है, कोशिश की जा रही है, और सत्ता पक्ष के लिए एक पूरा वहां पर माहौल बनाया जाता है। ये लगातार आरोप ये लग रहे हैं, लेकिन कल की घटना के बाद विपक्ष जबरदस्त हमलावर है, और जिस तरह से जो कार्यशैली है स्पीकर ओम बिरला की, उसके खिलाफ जबरदस्त नाराजगी है विपक्षी नेताओं में। जी बिल्कुल, काफ़ी ज़्यादा नाराजगी है विपक्षी नेताओं में, और पूरे देश से अब आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं ओम बिरला के खिलाफ, और पूरा विपक्ष जो है इस मामले पर बहुत ज़्यादा आक्रामक है। और इसको जो झारखंड में प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हैं के राजू, उन्होंने कहा है कि लोकसभा में जिस तरह की हरकतें हो रही हैं वह जग जाहिर है, और जैसा कि हमने पहले भी देखा है कि कैसे आवाज़ दबाने के लिए माइक्रोफोन बंद कर दिए जाते हैं, जब सच बोला जाता है तो ध्यान भटकाने के लिए व्यवधान पैदा किए जाते हैं। दुर्भाग्य से अगर स्पीकर भी किसी एक पार्टी से जुड़ जाता है तो लोगों की आवाज़ दबा दी जाती है। विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी देश और जनता की बात करते हैं, फिर भी उन्हें चुप कराने की कोशिश की जा रही है। ये के राजू का कहना है, और उसको हम सुन भी सकते हैं कि और जो गौरव गोगोई कह रहे हैं अमलेंदु जी की नियमों का हवाला देकर हमेशा चुप कराने की कोशिश होती है। नियमों का हवाला देकर कभी ड्रेस कोड की बात करने लगते हैं कि आप ये पहनकर नहीं आ सकते, ये नहीं आ सकते, आप सदन में बोल नहीं सकते, प्रदर्शन नहीं कर सकते। आखिर लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन के लिए फिर क्या तरीका अपनाया जाना चाहिए? एक लिस्ट उन्हीं को बनाकर दे देनी चाहिए विपक्षी नेताओं को। नहीं, ये हमने देखा सत्ता पक्षी नेता तो वेल तक चले जाते हैं शोरगुल करते हुए। ये आखिर कौन तय करेगा कि क्या संसदीय और क्या असंसदीय है? अध्यक्ष होने का मतलब ये नहीं है कि आपको इतने अधिकार मिल गए कि आप ये भी तय कर दें कि ड्रेस कोड आप लागू करेंगे कि अब सांसद क्या पहनकर आएगा। मतलब प्राइमरी का बच्चा है सांसद, क्या जो आप तय करेंगे कि क्या पहनकर आएगा, क्या पहनकर नहीं आएगा? इसको लेकर तो पूरी दुनिया में बवाल मच सकता है समीर जी। ये जो ड्रेस कोड की बात हो रही है कि टी शर्ट पहनकर नहीं आएंगे, तो आप ही क्यों साहब ये सदरी पहनकर आएंगे? इस पर भी सवाल उठेगा। फिर सदरी का ड्रेस कोड है, फिर सब सदरी पहनकर आए। फिर आप क्यों कुर्ता पायजामा पहनकर आते हैं? या ड्रेस कोड है क्या? सब कुर्ता पायजामा पहनकर आए। कल को आप कहेंगे कि दक्षिण के लोग लुंगी पहनकर नहीं आएंगे, महिलाएं जो है वो साड़ी पहनकर नहीं आएंगी। कल को कोई महिला का जीन्स पहनकर पहुंच जाए तो आप कहेंगे आप जीन्स पहनकर क्यों आई हैं, ये सलवार सूट में आप क्यों आई है, साड़ी पहनकर आइए। तो ये ड्रेस कोड लागू करने वाले आप कौन होते हैं? ये बहस पूरे देश में अब छिड़ जाएगी, चूंकि जो टिप्पणी जिस तरीके से आती हैं और जिस तरीके से बार बार संसद जो बहाने बनाकर स्थगित की जाती है। कुल मिलाकर समीर जी जो समझाया जाता है, जो कि विपक्ष का आरोप है, वो यही है कि ऐसे मुद्दे उठाकर ओम बिरला साहब सत्ता पक्ष को बचाने का काम करते हैं, ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष के सवालों के सदन में जवाब ना देने पड़े, और पिछले दरवाजे से तमाम बिलों पास करा लिए जाए हल्ला गुल्ले के बीच में। जी बिल्कुल, जो आरोप है विपक्ष के कि जरूरी मुद्दों से कैसे ध्यान भटकाया जाए उसकी पूरी कोशिश की जाती है, और जरूरी मुद्दे सदन में न उठने पाए इसकी कोशिश की जाती है। तो विपक्षी नेताओं को चुप कराने के लिए यही तौर तरीके अपनाए जाते हैं, और लगातार अपनाए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यह पहली बार हो रहा है तो इसको लेकर, लेकिन ये जो कल की घटना है वो अपने आप में बड़ी गंभीर घटना है कि आप सामने बैठे हुए हैं नेता प्रतिपक्ष, आप उनके अनुशासनहीनता की बात कर रहे हैं, और वो व्यक्ति समझ ही नहीं पा रहा है कि क्या अनुशासनहीनता की है, बोलना चाह रहा है लेकिन आप उसको बोलने का मौका भी नहीं दे रहे हैं, सदन की कार्यवाही स्थगित कर दे रहे हैं। यह बहुत हैरानी की बात है। हाँ, यही हैरानी की बात है, और यही विपक्ष का आरोप है कि वो करते ही इसलिए हैं ताकि सरकार इस पर चर्चा ही नहीं कर पाए। अब आपने अपना भाषण दिया, और भाषण देके आपने किसी नेता प्रतिपक्ष को आपने लक्षित किया, और उसके बाद आप उठे और संसद की कार्यवाही स्थगित। पहली बात तो यह है कि जो संसदीय परंपराओं में नेता विपक्ष का स्थान है वो प्रधानमंत्री के तुरंत बाद है, और शैडो प्राइम मिनिस्टर उसको कहा जाता है। तो लोकसभा अध्यक्ष जो है उससे ऊपर नहीं है, ये समझना पड़ेगा। हायरार्की में आपको सदन चलाने के लिए चुना गया है, सदन को बाधित करने के लिए नहीं, किसी पे व्यक्तिगत टीका टिप्पणी और लांछित करने के लिए आपको नहीं चुना गया है। आप तो सीधे आप सर्टिफिकेट बांटते, सर्टिफिकेट देना तो नरेंद्र मोदी को, तो सर्टिफिकेट नरेंद्र मोदी जा रहे हैं सर्टिफिकेट लेने के लिए आरएसएस के दफ्तर, और बिरला साहब खुद जाते हैं आरएसएस के। वो आरोप लगे कि जिस मुद्दे पर प्रधानमंत्री आकर बोल गए उसकी कोई पहले चर्चा नहीं थी, ना ही वो बिजनेस में शामिल था, आपने कैसे अलाउ किया? कैसे अलाउ किया? उसके बाद भी उस पर चर्चा नहीं हुई। अगर प्रधानमंत्री कुछ बोल के गए तो ये प्रधानमंत्री के मन की बात करने के लिए संसद थोड़ी है। अगर संसद में प्रधानमंत्री आकर कुछ बोल रहे हैं तो उस पर बहस होगी, फिर क्या बोल रहे हैं, या फिर बिजनेस की सूची में शामिल हो। और संसदीय उसकी एक कमेटी होती है जो तय करती है कि आज के बिजनेस में क्या होगा। उसके सामने तो ये आया नहीं, आपने कैसे अनुमति दे दी? तो आपने अपने अधिकारों से बाहर जाकर अनुमति दी, ये साफ तौर पर समझा जा सकता है।
लेकिन अब इस मुद्दे पर बुरी तरीके से घिरे हुए हैं ओम बिरला, और कल का एक बार हम लोग उसको फिर से देखेंगे किस तरह से उन्होंने बहुत ही जो विपक्ष का आरोप है कि मनमाने तरीके से आक्षेप लगाया लोकसभा स्पीकर ये लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ, और उनको बोलने का मौका भी नहीं दिया और मनमाने तरीके से सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। ये सारी चीजें उनके अपने अंडर में है, उनके कंट्रोल में है, लेकिन हर चीज का नियम होता है कि आपका मन नहीं करेगा कि जब आप चाहेंगे सदन की कार्यवाही शुरू कर देंगे और जब आपका मन नहीं होगा तो आप उसको स्थगित कर देंगे। हर चीज के लिए जैसे आप सांसदों के लिए नियम की बात करते हैं तो हर चीज को सदन चलाने के नियम आप पर भी लागू होते हैं। वो सदन का वो अपने तरीके से नहीं चलता है, यानी जो स्पीकर चाहेंगे उस तरह से नहीं चलता है। वो नियम, संसद का जो नियम है, लोकसभा की नियमावली है, उसी के अनुसार स्पीकर को भी चलाना पड़ता है, ये बात होती है। लेकिन ये देखा जाए अपने मन से सदन की कार्यवाही स्थगित कर दे रहे हैं, उस स्थगित करने की कोई जरूरत नहीं थी। फिर भी माननीय सदस्यगण, आप सबसे अपेक्षा की जाती है कि आप सदन की मर्यादा और शालीनता के उच्च मापदंडों को बनाए रखें। सदन में मेरे संज्ञान में ऐसी कई घटनाएं हैं जब माननीय सदस्यों के आचरण सदन की उच्च परंपराओं मापदंडों के अनुरूप नहीं है। इस सदन में पिता पुत्री, माँ बेटी, पति पत्नी सदस्य रहें। इस परिप्रेक्ष्य में मेरा नेता परिपक्ष से अपेक्षा है कि लोकसभा प्रक्रिया का संचालन नियम 349 के वर्णित सभा में पालनीय नियमों के अनुरूप सदन में आचरण व्यवहार करें, जो सदन की मर्यादा और प्रतिष्ठा के अनुरूप रहना चाहिए। मैं पुनः आग्रह करता हूं, इस सदन में विशेष रूप से प्रतिपक्ष के नेता से तो ये अपेक्षा की जाती है कि वो आचरण रखे। सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो ये है, इस रवैये को लेकर नाराजगी है विपक्ष में और लगातार हमले हो रहे हैं। स्पीकर की कार्यशैली को लेकर पक्षपात के आरोप लग रहे हैं और विपक्षी नेताओं के साथ भेदभाव करने के आरोप लग रहे हैं। बुरी तरीके से घिरे हुए हैं ओम बिरला इस मुद्दे पर। और अब रुक करते हैं वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर, जिस तरह से पूरे देश में विरोध हो रहा है। अभी कल हम लोगों ने देखा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पटना में विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया, जिसमें तमाम राजनीतिक दलों के लोग भी पहुंचे, लालू यादव भी पहुंचे, तेजस्वी यादव, कांग्रेस के कई नेता पहुंचे हैं। कांग्रेस का समर्थन है उनके विरोध प्रदर्शन को। अब एक बड़ी खबर आ रही है कि तमिलनाडु विधानसभा ने वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है। अमलेंदु जी। हाँ, ये खबर आ रही है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने तमिलनाडु की विधानसभा में वक्फ अधिनियम संशोधन विधेयक का विरोध किया और उसमें उन्होंने सरकार के बढ़ते हस्तक्षेप और वक्फ बोर्ड के अधिकारों में कमी का हवाला दिया और उन्होंने इसे मुसलमानों के प्रति भेदभाव बताया और एक अलग प्रस्ताव उन्होंने पेश किया जो पारित हुआ है। उसमें इसमें आग्रह किया गया केंद्र सरकार से कि वो वक्फ अधिनियम संशोधन विधेयक को वापस ले। ये विधानसभा में, तमिलनाडु विधानसभा में एम के स्टालिन ने ये प्रस्ताव रखा और वो पारित हुआ है। सभी तो वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर लगातार सरकार घिरी हुई है और इसका विरोध हो रहा है। संसद में भी जो जेपीसी की रिपोर्ट पेश होने के बाद उसको अभी तक लाया नहीं जा सका है संसद में, और इस मुद्दे पर बताया यह जा रहा है कि सरकार के सहयोगी दल भी थोड़ा असमंजस में है कि वो समर्थन दें या ना दें, वो चाहे नीतीश कुमार हो और चाहे आंध्र प्रदेश की तेलुगु देशम पार्टी हो। और नीतीश कुमार की बात करें और जेडीयू की बात करें, एनडीए की बात करें, तो एनडीए गठबंधन में बिहार में आने वाले दिनों में चुनाव होने हैं विधानसभा के, लेकिन वहां एक बार फिर खींचतान दिखाई पड़ रही है। कल एनडीए के घटक दलों की बैठक हुई जिसमें जितने घटक दल हैं सभी की पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष उसमें शामिल हुए, लेकिन नीतीश कुमार उस बैठक में नहीं आए। नीतीश कुमार के ना आने को लेकर तमाम चर्चाएं हो रही हैं। हालांकि उसके बाद यह कहा जा रहा है कि बैठक का कोई खास मुद्दा नहीं था, केवल ऐसे बिल्कुल होली मिलन टाइप का मुद्दा था, लेकिन ऐसा नहीं है। यह भी कहा जा रहा है कि उसमें सीट शेयरिंग को लेकर कुछ शुरुआती दौर की बातें होनी थी, लेकिन नीतीश कुमार के ना आने की वजह से कोई बात नहीं हो पाई। हाँ, और यह भी सूचना आ रही है समीर जी कि काफी विवाद वहां बढ़ गया उस बैठक में और जीतन राम मांझी और चिराग पासवान दोनों ने 40-40 सीटें की मांग की कि हम 40-40 सीटों पर लड़ेंगे और नीतीश कुमार चूंकि उस बैठक में नहीं पहुंचे तो कोई प्रस्ताव भी वहां पारित नहीं हो पाया। बैठक में जेपी नड्डा पहुंचे, बिहार से सभी सांसद पहुंचे, बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, सम्राट चौधरी भी पहुंचे, चिराग पासवान पहुंचे, जीतन राम मांझी पहुंचे, उपेंद्र कुशवाहा पहुंचे,
ललन सिंह पहुंचे, लेकिन नीतीश कुमार उस बैठक में नहीं पहुंचे। तो इसलिए उस बैठक में काफी चीजें आई। अब जो बाहर निकलकर कहा गया, तो चिराग पासवान ने कहा कि इस बैठक का कोई खास उद्देश्य नहीं था। अब अगर बैठक का खास उद्देश्य नहीं था तो सारे सांसदों को बुलाना, सारे पार्टी अध्यक्षों को बुलाना क्यों बुलाया गया था? जेपी नड्डा साहब फिर क्यों पहुंचे अगर कोई खास उद्देश्य नहीं था? लेकिन उन्होंने इसका मतलब जो साफ तरीके से कहा जाए कि जो एक बैठक थी उस पर पानी फेरने का काम किया चिराग पासवान ने। उन्होंने कहा कि इस बैठक में कोई खास उद्देश्य नहीं था और संसद सत्र चल रहा है, यह चुनाव वर्ष है, तमाम रणनीतियां तय की जाएंगी। क्या रणनीति होगी, हम चुनाव में किस सोच के साथ जाएंगे, सरकार की उपलब्धियां कैसे जनता के बीच रखी जाएंगी, सीट शेयरिंग पर, इन सभी मुद्दों पर चर्चा होगी। उन्होंने एक बार क्या कहा है चिराग पासवान ने, लोक जनशक्ति पार्टी के नेता वो पहुंचे थे लेकिन नीतीश कुमार नहीं पहुंचे, तो जाहिर सी बात है कि कोई महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा नहीं हुई, क्योंकि वहां पर जो सबसे प्रमुख पार्टनर है एनडीए के वो नीतीश कुमार ही है। चिराग पासवान क्या कह रहे हैं उस बैठक के बारे में, उनको सुनते हैं। आज की बैठक का कोई खास उद्देश्य या किसी सोच के साथ नहीं, पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है, चुनावी वर्ष है, निरंतरता में बैठकों का दौर अब चलेगा ही। उस क्रम में आज सब लोग एक साथ बैठ के आने वाले समय को लेकर, चुनाव को लेकर सरसरी तरीके से चर्चाओं की शुरुआत की जाए। चिराग, कई मुद्दों पर बात ये हो रही है कि क्या किन मुद्दों को लेकर जाएंगे चुनाव में, जिस तरीके से विपक्ष और तेजस्वी मुख्यमंत्री को लेकर हमलावर हैं, उधर भी स्ट्रेटजी बनेगी। बिल्कुल तमाम रणनीतियां तय की जाएंगी और जैसे मैंने कहा कि अभी चुनाव आते आते तक बहुत से ऐसे विषय हैं जिसपे बैठ के चर्चाएं होंगी। क्या रणनीति होगी चुनाव में, क्या किस सोच के साथ हम लोग जाएंगे, क्या क्या हमारे पॉइंट्स होंगे, सरकार की उपलब्धियां कैसे जनता के बीच रखी जाएंगी। एंड देन डेफिनेटली जो आप सबके मन में सवाल चलते ही रहते हैं सीट शेयरिंग को लेकर कि किसके खाते में कितनी सीटें, इन तमाम विषयों को लेकर चर्चा होगी। बट आज कोई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण एजेंडा ओरिएंटेड चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। सत्र चल रहा है, तमाम सांसद एनडीए के बिहार से जो आने वाले हैं वो सब सत्र के लिए दिल्ली में ही मौजूद हैं, तो सब एकजुट होकर एक साथ बैठेंगे। जेपी नड्डा भी आज शामिल हो रहे हैं। बिहार की जीत को अगर आप बोलें तो ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस बार एक ऐतिहासिक जीत। मैंने बार बार इस बात को कहा, एक विनिंग कॉम्बिनेशन है हम लोग का, पांचों दल का जो अलायंस है, और इस अलायंस ने अपने आप को चुनाव में प्रूव किया है। 100% स्ट्राइक रेट रहा है हमारे तमाम एनडीए के प्रत्याशियों का। जो 4 विधानसभा में उपचुनाव हुए थे वो कहीं ना कहीं दर्शाता है इस बात को कि एक बड़ी जीत की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। 225 से ज्यादा सीटें मैं मानता हूं, बिहार में घूम रहा हूं, अलग अलग जिलों में अलग अलग विधानसभाओं में कार्यक्रम हो रहा है। परसों गया में हम लोग की सभा थी, अगर उसकी तस्वीरें आप देखें, जो उत्साह है लोगों के बीच इस गठबंधन को लेकर, एनडीए को लेकर, मैं मानता हूं एक बड़ी जीत की ओर एनडीए अग्रसर कह रहे हैं। मैं 225 सीटें कह रहा हूं, उससे ज्यादा तो आप सोच लीजिए कि अब विपक्ष के पास कितनी बचेगी। तो कोई बहुत महत्वपूर्ण बैठक नहीं थी मिलने जुलने के लिए, तो फिर उसको होली मिलन समारोह ही कह दिए होते एनडीए के घटक दलों के नेताओं के बीच का। लेकिन महत्वपूर्ण बैठक रही है और ये कहा भी जा रहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर अपने अपने दावे हैं, अपनी अपनी डिमांड है, और उसमें जीतन राम मांझी भी ज्यादा सीटों की डिमांड कर रहे हैं। नीतीश कुमार तो स्वाभाविक है ज्यादा सीटों की मांग कर ही रहे हैं, लेकिन जब वो बैठक में गए ही नहीं तो कोई बात आगे बढ़ नहीं पाई। अमलेंदु जी, यही समझ में आ रहा है जो वहां से खबरें निकल कर आ रही हैं उनके आधार पर। हाँ, यही निकल कर आ रहा है कि सीट बंटवारे पर कोई बात नहीं बनी। नीतीश कुमार को छोड़कर सभी दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां मौजूद थे, एनडीए के जो बिहार से आते हैं, और पशुपतिनाथ पारस नहीं थे। दो दल जो मतलब 2 दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष उस बैठक में नहीं थे और बाकी सबके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और इसलिए उसमें कोई प्रस्ताव भी पारित नहीं हो पाया। और सीट बंटवारे को लेकर वहां काफी ज्यादा संघर्ष देखने को मिला। जीतन राम मांझी 40 सीटों की मांग कर रहे थे और चिराग पासवान भी 40 सीटों की मांग कर रहे थे। इस तरीके की खबरें भी वहां से निकलकर आ रही हैं। तो अब ये देखना होगा कि ये 40-40 सीटें उनको मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं, लेकिन ये संघर्ष जो है वो बढ़ता जा रहा है एनडीए में, ये साफ तौर पर देखने में आ रहा है। और सीट बंटवारा जो है उनका नहीं हो पा रहा है और तनाव बढ़ता चला जा रहा है। तो अब ये किस तरीके से जाएंगे वहां आगे, अब ये देखना होगा। इसको लेकर जो उपेंद्र कुशवाहा हैं, जो आरएलएम के नेता हैं, के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी अपनी बात रखी है। उन्होंने भी यही कहा है कि ये जो था वो साधारण एक बैठक थी और इसमें कुछ नहीं है।
तो सुनते हैं क्या कहा उपेंद्र कुशवाहा ने। साधारण बैठक थी, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण बात यह है कि साधारण बैठक अगर थी तो फिर उसको इतना प्रचारित करने की क्या जरूरत थी, और वो बैठक साधारण अगर होनी थी तो ये पटना में भी हो सकती थी, बिहार में भी हो सकती थी, उसको दिल्ली में क्यों बुलाया गया। खैर, सुन लेते हैं उपेंद्र कुशवाहा को। वो भी एनडीए के एक महत्वपूर्ण घटक दल के नेता हैं, पार्टी के अध्यक्ष हैं। वो क्या कह रहे हैं इस मुद्दे पर जो बैठक हुई है। आप लोग इसको देख रहे हैं, इसकी व्याख्या कर रहे हैं। मुझको लगता है कि उस तरह की बैठक नहीं है, आपस में मिलने जुलने का कार्यक्रम है और हम सब लोग मिलेंगे जुलेंगे स्वाभाविक रूप से। जब राजनीतिक लोग मिलते हैं और चुनाव का समय है तो चर्चा तो उस संदर्भ में हो ही सकती है, लेकिन सीधे बैठक के तौर पर इसको कहना हमको नहीं लगता है कि इसका कोई औचित्य है। साल के अंत में चुनाव होने वाला है, उस संदर्भ में ये बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ना, चुनाव तो है ही और चुनाव की तैयारी में तो हम सब लोग लगे हुए। और ऐसे भी बिहार में जो एनडीए की स्थिति है उसमें कहीं से कोई भी गठबंधन सामने वाला टिकने वाला नहीं, तो कोई बहुत इसके लिए हम लोग बैठ करके पहले ही से स्ट्रेटजी बनाए, जिसकी बहुत जरूरत नहीं है। ऑलरेडी सारी चीजें तय हैं और तो कोई खास बात नहीं थी, लेकिन राजनीतिक दलों के लोग मिलते हैं तो उसमें चर्चा होती है। यानी एक तरीके से स्वीकार कर रहे हैं कि बातें हुई, लेकिन महत्वपूर्ण घटक दल के सबसे बड़े नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही नहीं आए। और नीतीश कुमार इसी इंतजार में है कि अगले चुनाव के बाद भी उनको एनडीए अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए, तभी वो इन बैठकों में जाएं। इसलिए शायद नहीं आए होंगे, लेकिन वो नहीं आए तो अगले ही दिन उनके बेहद करीबी अधिकारी संजीव हंस के यहां ईडी की छापेमारी शुरू हो गई है। अमलेंदु जी, कहीं ना कहीं कुछ इसका कनेक्शन तो होना चाहिए, क्योंकि पिछले काफी दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि जब इन जांच एजेंसियों की छापेमारी होती है, रेड पड़ती है, तो उसकी टाइमिंग बड़ी सधी हुई होती है। ये हम नहीं कह सकते कि ये राजनीति से प्रेरित है, विपक्ष भले आरोप लगाता है, लेकिन टाइमिंग को देखकर कुछ न कुछ ऐसा लगता जरूर है। हाँ, टाइमिंग को देखकर ये संदेह तो होता है समीर जी। और हालांकि एक स्वतंत्र संस्था है और बयान जारी करके भी कहा था ईडी ने कि हम स्वतंत्र संस्था हैं और सरकार का कोई दबाव नहीं है, लेकिन आरोप भी लगते रहते हैं कि सरकार के दबाव हैं। और जिस तरीके से सदन में बताया गया कि ईडी के कितने केस आए, उनमें सिर्फ 2 में जो था वो कन्विक्शन हुआ 196 में से पिछले 10 साल में, तो ये भी सामने आया। लेकिन अब जो संजीव हंस की छापेमारी आज हो रही है ईडी की, तो समीर जी चर्चाएं अब यही चल रही है सत्ता के गलियारों में कि चूंकि नीतीश कुमार कल एनडीए की बैठक में नहीं पहुंचे और उन्होंने अपने एक तरीके से कहा जाए नाराजगी जाहिर की कि एनडीए जो है वो ये घोषित क्यों नहीं कर रहा है कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा और सरकार बनने पर उनको ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इसका विरोध करते हुए नीतीश कुमार उस बैठक में नहीं पहुंचे। बाकी सभी दलों के जो बिहार से आने वाले एनडीए के दल हैं उनके सबके अध्यक्ष वहां पहुंचे। तो इसलिए अब नीतीश कुमार को बताने के लिए कि आप ज्यादा 3-5 करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, तो अब ईडी की छापेमारी उनके सबसे करीबी जो अफसर हैं उनमें से एक संजीव हंस के यहाँ ये छापेमारी आज हो रही है। पहले भी हो चुकी है, लेकिन आपको याद होगा इससे पहले जब मिले थे चिराग पासवान की मुलाकात हो गई थी तेजस्वी यादव के साथ, तो चिराग पासवान के बहुत नजदीकी जो है वो पांडे क्या हुलास पांडे उनके यहाँ भी छापेमारी हो गई थी। तो अब यही चर्चाएं चल रही है कि उसके बाद से चिराग पासवान ने मेल मुलाकातें बंद कर दी है, मेल मुलाकातें बंद कर दी। तो अब कहा यह जा रहा है कि अब ईडी जो है वो एनडीए को भी एकजुट रखने का काम करेगा। और इधर जो है वो एक समाजवादी पार्टी प्रवक्ता है, वो कल एक चैनल पे कह रहे थे कि 10 साल तो मोदी जी ने ईडी भेजी और अब ईडी भेज रहे हैं। ईडी माने सौगाते मोदी जो भेज रहे हैं। हाँ हाँ, और 10 साल तक आप ईडी भेजते रहे और अब 11वें साल में आप जो है वो ईडी भेज रहे हैं सौगाते मोदी को लेकर कहा। जी बिल्कुल, तो ये महत्वपूर्ण बात है। और कल की बैठक में उसको चाहे एनडीए के नेता भले ही एक सामान्य बैठक बता रहे हो, लेकिन नीतीश कुमार का न पहुंचना उस बैठक में इसको भारतीय जनता पार्टी ने बहुत गंभीरता से लिया है। और ऐसा माना जा रहा है कि नीतीश के बेहद करीबी संजीव हंस के यहाँ जो ईडी की छापेमारी आज सुबह सुबह शुरू हुई है, अभी हो रही है, उसके पीछे भी ये एक बड़ा कारण है। उन पर दबाव डालने की कोशिश हो रही है, क्योंकि पिछले दिनों अभी 2 महीने 3 महीने पहले जब नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में जाने की कोशिशों में लगे थे, उनकी मुलाकातें लालू यादव से भी हुई, तेजस्वी यादव से भी हुई, कांग्रेस के नेताओं से भी हुई। ऐसा लग रहा था कि वो एनडीए छोड़कर एक बार फिर इंडिया गठबंधन में जाने वाले हैं।
तब भी नीतीश कुमार के करीबियों के यहाँ छापेमारी हुई थी जांच एजेंसियों की। हाँ, तब भी नीतीश कुमार के करीबी की छापेमारी हुई थी और उस छापेमारी के बाद फिर एकदम से सुर जो है वो बदले हुए नजर आए हैं तमाम लोगों के। और ये अभी चर्चा यही चल रही है कि अब ईडी जो है वो एनडीए को एकजुट रखेगा बिहार में। तो ईडी जो है वो पहुंच गई है, तो एनडीए को एकजुट रखेगा और मतलब कोई भागने ना पाए सीटों के बंटवारे को लेकर जो नाराजगियां जताई जा रही हैं चिराग पासवान की तरफ से या जीतन राम मांझी की तरफ से या नीतीश कुमार की तरफ से, तो इन सब के जो है वो ईडी जो वो सेंटर में रखेगा। ये चर्चाएं अब सत्ता के गलियारों में चलना शुरू। लेकिन एक चीज और महत्वपूर्ण बात है अमलेंदु जी, जिस तरीके से नीतीश कुमार का जो एक राजनीतिक स्थिति है वो दिनों दिन कमजोर होती दिखाई पड़ रही है। ऐसा नहीं कि हम कह सकते हैं कि कमजोर हो गई है, लेकिन अभी जब उन्होंने इफ्तार की दावत दी, मुस्लिम संगठनों ने सीधे तौर पर उसका बहिष्कार किया। उसके बाद अभी जब कल पर्सनल लॉ बोर्ड का विरोध प्रदर्शन था वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर, उनको बुलाया गया, उसमें नीतीश कुमार नहीं पहुंचे। इन सारी चीजों को देखते हुए यह माना जा रहा है कि नीतीश कुमार शायद इस इंतजार में है कि उनको एनडीए गठबंधन मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर देगा। लेकिन एनडीए गठबंधन और यानी बीजेपी लगातार इस कोशिश में है कि नीतीश कुमार दिनों दिन राजनीतिक रूप से कमजोर होते चले जाएं जब तक बिहार विधानसभा के चुनाव आ नहीं जाते हैं। हाँ, ये नीतीश कुमार को कमजोर करना चाहती है बीजेपी, लेकिन कमजोर खुद भी हो रही है समीर जी। और खबर ये बड़ी खबर ये आ रही है कि जो कर्नाटक में उसके बड़े एक हिंदूवादी नेता समझे जाते हैं, बहुत मुखर रहते हैं और उनका नाम है बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल, वो विधायक भी हैं कई बार के। उनको पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया अनुशासनहीनता के आरोप में। अब यत्नाल ने एक बहुत बड़ा ट्वीट कल भी किया था और आज भी उन्होंने एक ट्वीट किया है और बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व पर और राज्य के नेतृत्व पर जबरदस्त हमला बोला है। वो लिखते हैं समीर जी, अंग्रेजी बिल्कुल ये लिख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल, ये विधायक है बीजेपी के जिनको निष्कासित किया गया है, ट्वीट कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन के लिए आंतरिक राजनीति और कलबुर्गी, रायचूर, बेल्लारी और चिक्कोड़ी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में हार का आकलन करने में नेतृत्व की विफलता को जिम्मेदार ठहराया गया है। कभी कार्यकर्ताओं की पार्टी के रूप में जानी जाने वाली भाजपा की अब पारिवारिक राजनीति में लिप्त होने के लिए आलोचना की जाती है। समर्पित कार्यकर्ताओं के योगदान की अनदेखी करते हुए मुखर विधायकों को निकालना इसके दोहरे मानदंडों को दर्शाता है। पारिवारिक जिसको जो परिवारवाद की बात की जाती थी बीजेपी की, हालांकि बीजेपी में आज से नहीं, जब वो करती रही है शुरुआत में तभी से वहां परिवारवाद रहा है, लेकिन अब परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं पार्टी के नेता, विधायक, सांसद। हालांकि उनको निकाल जरूर दिया जा रहा है, लेकिन ये गंभीर आरोप लग रहे हैं जो आरोप भारतीय जनता पार्टी दूसरी पार्टियों पर लगाया करती थी। हाँ बिल्कुल, दूसरी पार्टियों लगाया करती थी, वही आरोप उस पर लग रहे हैं। और वो कह रहे हैं यत्नाल की दिग्गज नेताओं, निस्वार्थ कार्यकर्ताओं ने बिना किसी वित्तीय सहायता के पार्टी का निर्माण किया, फिर भी उनके प्रयासों को समायोजन की राजनीति ने दबा दिया है। हिंदुत्व के कट्टर समर्थक ईश्वरप्पा को भाई भतीजावाद का विरोध करने के लिए दरकिनार कर दिया गया, जबकि अन्य लोगों को राजनीतिक पक्षपात का लाभ मिला है। पार्टी ने ऐतिहासिक रूप से भ्रष्टाचार और भेदभाव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है, लेकिन इसका नेतृत्व अब जमीनी हकीकत से कटा हुआ दिखाई देता है। ये नेतृत्व के ऊपर सीधा सीधा हमला बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने किया है, जो कि बीजेपी के वरिष्ठ विधायक हैं। जी बिल्कुल, कर्नाटक में बीजेपी के वरिष्ठ विधायक हैं, उनको पार्टी ने निकाल दिया है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर उन्होंने जबरदस्त हमला किया है। और इन सब के बीच जो महत्वपूर्ण खबर है वो ये है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला विपक्ष के निशाने पर हैं, अपनी कार्यशैली को लेकर, पक्षपात के आरोप को लेकर और विपक्षी नेताओं के साथ खराब बर्ताव को लेकर विपक्षी नेता लगातार उन पर हमलावर हैं और बयान दे रहे हैं, उनकी आलोचना कर रहे हैं। क्या होता है इस पर देखना होगा, लेकिन हमले उन पर लगातार हो रहे हैं, पहले भी होते रहे हैं। एक बार फिर उनके ऊपर जबरदस्त हमलावर हैं विपक्षी नेता और सीधे तौर पर यह कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष के लिए काम करते हैं स्पीकर ओम बिरला। बने रहिए डीबी लाइव के साथ, हमारे आप नियमित कार्यक्रमों को देखते रहिए, ग्राउंड रिपोर्ट्स और तमाम विश्लेषण। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।